Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. तो स्टूडेंट चलो आज स्टार्ट करते एकदम नए चैप्टर को जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इस चैप्टर से हम बायोलॉजी वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी। तो क्लास 9 में जो बायोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट होता है तो इस चैप्टर से स्टार्ट होता है बायोलॉजी। तो इसमें यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी को। अब आप बायोलॉजी से मतलब क्या समझते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या? तो एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लेक्चर मैं यहाँ पे बना के डाल दे रहा हूँ प्लेलिस्ट में, ताकि आप लोग अगर बायोलॉजी को समझना चाहें तो आप बायोलॉजी को समझ लें और आपको ये समझ में आ जाए कि क्लास 9th में हम जो साइंस में जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें एक साथ दी गई हैं, तो उसमें से हम बायो में क्या पढ़ने वाले हैं, बायो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो बायो लेंगे और उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो मेडिकल के लिए जाएंगे। तो इसीलिए बायो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझें और इस पर फोकस करें। तो सबसे पहले देख लें कि जो बायोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है बायो और एक होता है लोगस। यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे दिया गया है, बायो एंड लोगस। तो बायो मीन्स होता है लाइफ। पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लोगस मीन्स टू स्टडी। इसका मतलब होता है स्टडी करना। तो इसमें हम मतलब बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करेंगे। ओके, बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, लाइफ की स्टडी करेंगे। मीन्स हम लाइफ मीन्स हम ऐसी चीजों की स्टडी करेंगे जिनके अंदर लाइफ पाई जाए। ओके, अब लाइफ किस में पाई जा रही है, हमारे अंदर लाइफ पाई जा रही है, बहुत सारे एनिमल है उनके अंदर लाइफ पाई जा रही है। एंड ऑल्सो प्लांट्स आर लिविंग एज वेल। तो प्लांट्स भी लिविंग है, प्लांट्स के अंदर भी लाइफ पाई जा रही है, प्लांट्स भी जीवित है। तो अगर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बात करें तो हम इसमें बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिविंग चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, उनकी डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। इवन कि हम अपनी बॉडी के बारे में भी स्टडी करेंगे। आप क्लास जब 10th में जाएंगे ना, तो उसमें आपका जब ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी आपको मिलेगा, तो आप ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपनी बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम है उनकी स्टडी करेंगे। और इवन कि इस चैप्टर में टिश्यू पढ़ेंगे आप, और उसके बाद हाउ डू वी फॉल इल के बारे में वो पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट है और आपको इन सारे चैप्टर के बारे में जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। ओके, तो आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उसको लेके चलते हैं। और कहीं से भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दें, ताकि मैं उस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, अब बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें से एक है, उसी ब्रांच में से एक कौन सी ब्रांच है उसकी, साइंस की, बायोलॉजी। सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, which deals with the study of life। तो बायोलॉजी क्या है, एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, देखो अभी तक हमें ये नहीं पता कि लाइफ पाई कहाँ पे जाती है। हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में सोल होती है, हमारी बॉडी में रूह है, आत्मा, जो भी आप कह लें, तो हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, तो हम लिविंग है, क्यों? बिकॉज हम यही समझते हैं कि हमारी बॉडी में जो सोल है उसी की वजह से हम लिविंग है। लेकिन अगर वो सोल एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है, हमें ये पता करना है। कहाँ पे, हमारे हाथ में वो सोल है, हमारे पैरों में सोल है, वो कहाँ पे वो सोल है, या हमारे ब्रेन में वो सोल है, किस पार्ट में वो सोल है। तो साइंटिस्ट बहुत लंबे टाइम से इस चीज को लेके क्यूरियस थे और लास्ट में उन्होंने जो चीज देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल। ये सेल पूरी बॉडी को बनाता है। जैसे ये दीवार है आपकी, इधर दीवार है, आपका घर है, तो आपके घर में देखें तो एकदम बेसिक अगर यूनिट देखें तो आपकी बड़ी सी लंबी चौड़ी दीवार यहाँ से लेके 20 से 25 मीटर लंबी दीवार जो होती है वो किसकी बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है। अब उन दीवार पूरी दीवार है। अब अगर हम कहें कि उसमें उसकी यूनिट क्या है, उसमें अगर हम सिंगल यूनिट के बारे में बात करें तो आप कहोगे उसकी ब्रिक्स, उनकी ईंटें जो है वो सिंगल उनकी यूनिट है। वो सारी ईंटों को जोड़ जोड़ के एक बड़ी सी लंबी चौड़ी वॉल बना दी गई। ओके, यहाँ तक
आई होप कि आपको समझ में आ। उसी तरह से हमारी बॉडी भी जैसे एक दीवार बना दी गई, उसी तरह से हमारी बॉडी भी ढेर सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। उन सिंगल और बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके, तो मीन्स ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब बात करते हैं कि उसे फंक्शनल यूनिट भी क्यों कहते हैं। जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखा रहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल तो समझ में आ गया, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। ओके, अभी हम देखेंगे सेल के बारे में डिटेल में देखेंगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल क्या होती है, ये सारी चीजें, फिर सेल थ्योरी और क्या क्या है उसमें, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। हम चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, इतनी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जब हम क्लास 10th में जाए, 11th में जाए, तो हमारे लिए ये दोबारा इन चीज़ों को पढ़ना ना पड़े। एक स्टोरी की तरह से मैं इनको स्टार्ट करूंगा और एक स्टोरी की तरह से इसे खत्म करूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट भी इसमें से कम ना हो। चलो अब आगे देखते हैं। तो फंक्शनल यूनिट क्यों है, इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? देखो, मैंने सोल के बारे में बताया। अब हमारी बॉडी, हम लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी है और वो एनर्जी क्या करती है? वो सारे हमारी बॉडी में लाखों रिएक्शंस को करती है। वो एनर्जी कहाँ पे इन्वॉल्व है? हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी में ढेर सारे रिएक्शन हो रहे हैं, ढेर सारे रिएक्शन। इन रिएक्शन को हम बायोलॉजिकल रिएक्शन है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले रिएक्शन है। तो हम वैसे जनरली इन रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसको कभी और समझ लेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ये जो लाइफ को मेंटेन करने वाले रिएक्शन होते हैं, ये होते कहाँ पे, किस जगह पे होते हैं? ये हर सेल के अंदर होते हैं। अब क्यों सेल के अंदर होते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे ये एक, सॉरी थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो ये एक सेल है और तो ये हो गई आपकी एक सेल हो गई, एक सिंपल सा एक सेल में हमने बता दिया। अब देखो, इस सेल के अंदर लिविंग पार्ट भी है, नॉन लिविंग पार्ट भी है। जिस तरह से हमारी बॉडी लिविंग है, उसी तरह से हमारी बॉडी में जो सेल पाई जाती है, जो सबसे बेसिक यूनिट, ये भी लिविंग ही होती है। ये लिविंग पार्ट से हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है, लिविंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। तो उस लिविंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और उस सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्ट, सेल का सारा पार्ट लिविंग होता है। जैसे प्लांट के बारे में बात करें तो उसके बाहर का जो पार्ट होता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, आगे देखेंगे सेल वॉल क्या है और इसको डिटेल में देखेंगे। सेल वॉल जिसको कहते हैं, ये सेल वॉल लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम देखेंगे ये एक्चुअली नॉन लिविंग होते हैं। अब अगर सेल वॉल को हम यहाँ से हटा दें, यहाँ से हम क्या करें, अगर सेल वॉल को हम क्या करें, यहाँ से हम सेल वॉल को हटा दें, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है? लिविंग पार्ट। तो हमने क्या किया, ऐसे समझ लो सेल वॉल को हटा दिया। एक आध चीजें और होती है जो नॉन लिविंग होती है, बट इसे बस समझने के लिए मैंने ऐसे बता दिया आपको। तो हमने क्या किया, इस नॉन लिविंग पार्ट को हमने हटा दिया। अब आपके पास सिर्फ लिविंग कंटेंट बचा, सिर्फ लिविंग पार्ट बचा, सेल का लिविंग पार्ट बचा। अब ये जो लिविंग पार्ट होता है, ये जो सेल का आपको लिविंग पार्ट दिख रहा है, इस लिविंग पार्ट को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म ऐसी जगह है जहां पे हमारी बॉडी के अंदर होने वाले सारे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा केमिकल होता है, ये सेल के अंदर पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म, जिस लिक्विड को कहते हैं या फिर जिस चीज का हमारा प्रोटोप्लाज्म बना होता है, सेल बना होता है, सेल में सेल वॉल को हम हटा दें तो बाकी चीज जो होती है ना, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। जो लिविंग कंटेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज ऑल द रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शन आर टेकन प्लेस हियर। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो मतलब सारे फंक्शनल
स्ट्रक्चर के अलावा, ये स्ट्रक्चरल के अलावा फंक्शनल भी है, जहाँ पे सारे फंक्शंस हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन दिस सेल. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. सिंगल यूनिट ढेर सारी मिलती है, पूरी बॉडी बनाती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऐसा नहीं है जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी जब हम पहले पैदा हुए तो उस टाइम, या फिर जब एक टाइम हुआ करता था कि हमारी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल थी. बाद में ये सेल क्या हुई, बार बार डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, है ना. ऐसे करते बार बार डिवीजन वो करती चली गई. और आज हमारी बॉडी में 10 टू द पावर 12 और 10 टू द पावर 13 नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है. इतने सेल हमारी बॉडी में हो गई है. और ये सारी सेल क्या करती है कि अपना अलग अलग काम करती है. ऐसा नहीं है कि सारी से कुछ सेल उसमें काम कर रही है, कुछ सेल आराम कर रही है, ऐसा नहीं है. अगर सेल डेड हो गई है तो वाकई वो काम नहीं करेंगी. बट अगर सेल लिविंग है तो उनके अंदर हजारों रिएक्शंस हो रहे होते हैं. ओके, किसी भी लिविंग सेल के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे रिएक्शन होते हैं. अगर उन सेल के अंदर वो रिएक्शंस बंद हो गए तो वो सेल नॉन लिविंग में चली जाएगी या उस सेल की डेथ हो जाएगी. और हमारी बॉडी उस सेल को अनएक्सेप्ट कर देगी. मीन्स यू मस्ट, हमारी बॉडी कहेगी कि इसे हटा दो, इसे, इसका आप कोई बॉडी में काम नहीं है. ओके, तो सेल आपको समझ में आ गया. ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. हमारी बॉडी में इतने नंबर ऑफ सेल पाए जा रहे हैं. ओके, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया. अब देख आगे इसके देखते हैं. डिस्कवरी ऑफ द सेल. हम सेल की डिस्कवरी के बारे में देखते हैं. आखिर सेल को डिस्कवर कैसे किया, सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कैसे किया गया. इससे पहले लोगों को पता नहीं था. जब पहली बार पता चला कि ये सेल होता है तो लोगों का रिएक्शन कैसा था. ये सारी चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है. देखो होता क्या है ना कि जैसे बायो में हम अगर चीज़ों को बहुत ही सीरियस लेके पढ़े, जैसे ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, क्या आखिर क्या ऐसी चीज़ है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है. और फ्यूचर में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं बायो के लेके. बायो में बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो उनको समझ में नहीं आते. अगर क्यों नहीं समझ में आता है, बिकॉज वो हमेशा चीज़ों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो नंबर पा सकें. हमें नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, हमें किस चीज़ के लिए पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है. हमें जानना है आखिर ये है क्या, इसके पीछे लोग परेशान क्यों है. वो साइंटिस्ट क्या बेवकूफ़ थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन सारी चीज़ों को ढूंढने में लगा दी. वो क्यूरियस थे आखिर लाइफ एग्जिस्ट कहाँ पे करती है. उस चीज़ को समझने की वो कोशिश कर रहे थे. आपको भी जब समझना ज़रूरत पड़ेगी ना कि आखिर ये चीज़ होती कैसे. जब आप बचपन में छोटे थे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन किया करते थे अपने पेरेंट्स से कि ये बर्ड इस तरह से आवाज़ क्यों करते हैं, ये जो क्लाउड दिख रहे हैं, ये बादल दिख रहे हैं, ये आखिर क्यों ऐसे दिख रहे हैं, ये दूसरे कलर के क्यों नहीं दिख रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन, तो उस टाइम आप क्यूरियस थे. लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेगा आपका जो इंटरेस्ट है वो डिवाइड हो गया बहुत सारी चीज़ों में. कुछ आप अलग अलग चीज़ों में आप अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं. लेकिन एक चीज़ याद रखें, एजुकेशन और नॉलेज से बढ़िया कोई इंटरेस्ट नहीं है. जब आप नॉलेज को गेन करने लगेंगे ना, जब आप इन सारी चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में जाके चेक करने लगेंगे ना, तो अपने आप ही आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. मतलब आपको बायोलॉजी में, मैं बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. क्यों, आखिर इतने साइंटिस्ट इन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं और आखिर ये है क्या. बहुत लोगों की लाइफ को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना चाहिए. तो बायो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. यू मस्ट स्टडी इट ताकि आप इन फ्यूचर बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचा सके. आप डॉक्टर बने और या फिर आप साइंटिस्ट बने. आप आज पूरी दुनिया क्या नाम उस पेंडेमिक से लड़ रही है, परेशान है सारे लोग. और सारे लोग किसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, बाकी उन डॉक्टर और साइंटिस्ट की तरफ जो लड़े जा रहे हैं, इस बीमारी से लड़े जा रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं. लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनसे फाइट कर रहे हैं, उनकी वैक्सीन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. और इंशाल्लाह जल्दी ही वो उसके फाइट भी कर लेंगे. ओके, बट इसी तरह से अगर हमें भी कंसंट्रेट होकर पढ़ना है तो हमें उनमें इंटरेस्ट लाना होगा. हमें बायो में इंटरेस्ट लाना होगा. हमें बायो को बहुत अच्छे से समझना होगा कि आखिर लोग इसके पीछे परेशान क्यों हैं. तो चलो इसे एक बार चेक करके देखते हैं. चलो अब देखते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई.
लोगों को इससे पहले पता नहीं था वो सोल है क्या, जबकि उसे समझ में आया कि प्रोटोप्लाज्म ही वो सोल था जहाँ पे वो सारे रिएक्शन हो रहे थे, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बार एक साइंटिस्ट था, ठीक है, एक साइंटिस्ट, क्या पहले स्टार्ट करते हैं, नाम एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, 1630 में ये पैदा हुआ, 1630 में ये 1635 में ये पैदा हुआ, नाम था रॉबर्ट हुक। अब ये पैदा कहाँ पे हुआ? ये पैदा हुआ था, मैं इसके बारे में एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक इंसान है, ये पैदा हुआ था फ्रेश वाटर में। ओके, इंसान कहाँ पे इसका बर्थ हुआ? फ्रेश वाटर में। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म था क्या? नहीं, एक्वेटिक नहीं था। उसके उस एक बड़े विलेज का नाम है फ्रेश वाटर। ये ब्रिटेन के एक बड़े विलेज का नाम, इंग्लैंड के एक बड़े विलेज का नाम, एक बड़े गांव का नाम था, बड़े एरिया का नाम था फ्रेश वाटर। यहाँ पे उसका बर्थ हुआ। ओके, तो फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि वो किसी पानी में पैदा हुआ, वो पानी में पैदा नहीं हुआ, वो उस जगह का नाम क्या था? फ्रेश वाटर। तो उस फ्रेश वाटर में इसका बर्थ हुआ, और जब इसकी एज कितनी थी? 30 ईयर, when he was 30 year old, जब वो 30 साल का था उस टाइम, क्योंकि इसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बायो में से ज़्यादा तो उसका इंटरेस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में था, और फिजिक्स में होने की वजह से उसके पास वो अपने कॉन्केव लेंसेज को, कॉन्वेक्स लेंसेज को अरेंज करता था, उनको सेट करने की कोशिश करता था, चीज़ों को मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहा था, और लास्ट में उसने एक बड़ा ही स्पेशल स्ट्रक्चर बना लिया जिसका नाम था माइक्रोस्कोप। जैसे आप भी बहुत सारी चीज़ों को तोड़ते और जोड़ते रहते हैं, कभी घर पे इलेक्ट्रिसिटी वाली, कभी खिलौनों को तोड़कर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से बहुत होता है। तो ये भी बड़ा ही क्यूरियस था, ये कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज को ला के उनको आपस में जोड़ा करता था। उससे पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखा सके। तो वो कॉन्केव लेंसेज को लेता था, कॉन्वेक्स लेंसेज को लेता था, उनको अरेंज करता, और एक दिन उसने इस तरीके का एक सिंपल तरीके का स्ट्रक्चर या फिर सिंपल तरीके का एक माइक्रोस्कोप बना दिया। वो उसने सेल्फ मेड था, उसने खुद उसे बनाया था। ये माइक्रोस्कोप उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। ओके, पहली बार उसने माइक्रोस्कोप बनाया। अब उसने माइक्रोस्कोप को जब बनाया तो क्या किया उस माइक्रोस्कोप का? ऐसा नहीं है कि ये इसके पास ये कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंसेज क्यों है, ये बड़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता, बहुत ही ये रिच पर्सन था। ओके, तो बहुत ही अमीर था, इसके पास सारी फैसिलिटीज थी, और ये लोग उस टाइम क्यूरियस थे साइंस के बारे में, तो ये भी क्यूरियस था, ये भी इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। और माइक्रोस्कोप की जब इसने डिस्कवरी की, फिर उसने क्या किया कि उसने कॉर्क को लिया। ओके, उसने क्या लिया? कॉर्क को लिया। अब देखो उसने कार कहाँ से लिया? देखो एक बॉटल होता है, जैसे पहले क्या हुआ करता था ना, आज की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट ये करीब 350 से 400 साल पुरानी बात है। उस टाइम क्या होता था ना कि लोग जैसे बॉटल होती थी, बॉटल के ऊपर वो कॉर्क का स्टॉपर यूज करते थे। कॉर्क समझ रहे हो? ये कॉर्क एक ऐसी चीज है जो प्लांट की बार्क से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट की जो उसके साइड की जो छाल होती है, इन सारी चीज़ों से इनको बनाया जाता है। ओके, या उन्हीं से ये मिलता है, ये समझे। तो ये कॉर्क का स्टॉपर लगा होता है। कॉर्क का स्टॉपर समझ रहे हैं? मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे पहले की जो बॉटल आती थी, दवाओं की बॉटल होती थी, परफ्यूम की बॉटल होती थी, वाइन की बोतल होती थी। जैसे मैंने जब देखा था करीब कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी, क्लिंट ईस्टवुड की मूवी, मुझे बहुत पसंद है। मैं वेस्टर्न मूवी मैं बहुत ज़्यादा वॉच करता हूँ, कभी भी मौका मिलता है तो एक बार ज़रूर चेक करूँगा कि कोई वेस्टर्न में नई कोई मूवी आई है, और स्पेशली क्लिंट ईस्टवुड, वो मेरा फेवरेट एक्टर है, तो मैं उसकी मूवी बहुत पसंद करता हूँ। उसमें मैंने कई जगहों पे देखा कि कई जगहों पे वो जो वाइन को लिए रहते हैं, वाइन के ऊपर एक कॉर्क का स्टॉपर लगा होता है। कॉर्क का स्टॉपर समझ रहे हैं? जैसे ये बॉटल है, बॉटल के ऊपर इस तरह से उन्होंने पैक करके ऐसे फिक्स कर दिया ताकि
अब इसको ऐसे फिक्स कर देते थे तो उसमें से चीज़ें जैसे या वाइन को घुमा भी दिया तो उसमें से नहीं निकले। पर आज की तरह से वो कैप नहीं आता कि आप उसे वो की लगा के ओपन कर दे जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में ओपन करते हैं, तो उस तरीके का कैप नहीं आता था, स्टॉपर लगा होता था कॉर्क का। तो उसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस कॉर्क के स्टॉपर को जिसका शेप इस तरीके से था, उस कॉर्क के स्टॉपर को उसने कट किया, एकदम बारीक एक थिन स्लाइस कट की ब्लेड से या फिर कोई भी किसी भी चीज से, एकदम थिन स्लाइस कट की, तो एकदम पतली सी एक स्लाइस ऐसे आ गई उसकी। ओके, तो उसने ऐसी स्लाइस को कट किया, उसने क्या किया, स्लाइड पे उस स्लाइस को रखा, उस कॉर्क के एकदम कॉर्क जो प्लांट से आपका मिला था उसको उसने कट किया, लाके यहाँ पे रखा और ले जाके उसने अपने माइक्रोस्कोप में चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने माइक्रोस्कोप में अपना चेक किया तो उसे क्या दिखा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उसे दिख गया। जब उसने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। ओके, ये स्ट्रक्चर उसे उसके माइक्रोस्कोप में दिखा। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चीजों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए यूज किया जाता है। तो उसने जब उस कार को देखा तो उसे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा, तो उसने देखा कि यार ये तो हनीकॉम्ब की तरह से दिख रहा है, हनीकॉम्ब की तरह से दिख रहा है, हनीकॉम्ब जैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह से दिख रहा है। तो उसने पहली बार ऑब्जर्व किया किसको, इस मधुमक्खी की तरह जो छत्ते की तरह से दिख रहा था उसको ऑब्जर्व किया और उसने इसका नाम दिया सेला। तो उसने कहा दिस इज द सेला। अब सेला एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम। तो सबसे पहले उसने इस चीज को देखा और उसका इस्तेमाल उस वर्ड को उसने डिराइव वर्ड है सेल, बाद में उसका नाम पड़ा, पहले उसने सेला का मतलब है होता है स्मॉल रूम। उसके कहने का मतलब शायद ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी लाइफ की एक्टिविटीज हो रही है, या यहाँ पे हमारी बॉडी में होने वाले जो सारे रिएक्शंस है यहीं पे हो रहे हैं शायद। उसने वो कंफर्म नहीं था बट उसने ऐसा किया। ओके, तो ये उसने बताया कि किस तरह से उसने फिर उसके बाद इसने क्या किया, इस रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और लेट मी राइट इट विद डिफरेंट कलर। तो उसकी जो बुक थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी किसी बुक को पब्लिश करना, काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। तो बट अच्छा स्टूडेंट था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ अच्छा स्टूडेंट था, हर चीज़ का नॉलेज बहुत अच्छा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी जानता था, हर चीज़ के बारे में इसे अच्छी पकड़ थी। तो उसने अपनी बुक पब्लिश की, उस बुक में इसने क्या किया, जब इसने जो चीज़ देखा ना, इसको देखा पहली बार, इसका बहुत अच्छा सा उसने खूबसूरत डायग्राम बना के उसे उस पर रिप्रेजेंट किया और उसने बताया कि ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है शायद। तो पहली बार सेल को डिस्कवर किया गया था, किस आदमी ने सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, उस आदमी का नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक कौन था, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। ये जरूर चीज याद रखें कि वो 1665 में उसने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, सेला को या फिर लिटिल रूम को। ओके, तो 30 साल की एज थी, मुझसे 2 साल बड़ा, और बाकी आप लोगों से हो सकता है 14-15 साल बड़ा रहा होगा। तो उस एज में उसने एक बड़ा कुछ काम किया, जिससे कहने के लिए यही है कि उसने एक सिंपल सा सेल को डिस्कवर किया, सेल को पहली बार देखा। लेकिन ये छोटी बात नहीं थी, कहने में तो छोटा लगता है कि फर्स्ट टाइम उसने सेल को बस देख लिया था, कुछ ही टाइम के लिए देख लिया था, बट ये उसने देखा नहीं, एक लैंडमार्क्स फिक्स कर दिया था साइंस में, बायोलॉजी के लिए एक लैंडमार्क्स फिक्स कर दिया था। तो ये जो रॉबर्ट हुक है ना, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। तो बहुत ही एक अच्छा आर्किटेक्ट भी था। तो ये काफ़ी इसने एक लैंडमार्क फिक्स कर दिया, और इसकी वजह से आज बायोलॉजी में लोग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते रहे, और उसके बाद सेल के बारे में सेल की थ्योरी आई, और बाकी लोगों ने उसके डिफरेंट पार्ट को डिस्कवर किया। आज तो माइक्रोस्कोप भी आ गया है,
और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, जिससे आप सेल के अंदर की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जाके उनका देख सकते हैं। ओके, तो आज आई होप कि आपको डिस्कवरी और सेल का जो फंडामेंटल बेसिक चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें बताऊंगा, सेल थ्योरी के बारे में बताऊंगा, दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा जिन्होंने डिफरेंट पार्ट्स को, सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कवर किया। और इसके बाद इसी तरह से हम डिफरेंट पार्ट को पढ़ते हुए चलेंगे और लास्ट में हम पूरे चैप्टर को कंक्लूड करके इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन करेंगे और हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर का। हार्ड वर्क करते रहे, कभी मेहनत करने से ना घबराएं, ईमानदारी से काम करें। और आज बस मैं इतना ही आपको पढ़ा सका। चलो बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।